हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीके के वी नोट्स अप। तो आज हम लोग एक बार फिर से आ गए हैं इस वीडियो का पार्ट 3 लेकर, जिसमें कि केंद्रीय विद्यालय संगठन मुंबई रीजन सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन 2025 to 26 मैथ्स का हम सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी हमने पहले से सॉल्व कर दिया। अब हम बढ़ रहे हैं सेक्शन सी के ऊपर, जिसमें कि यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 मार्क्स के ईच। तो ये आ गए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की कैटेगरी में, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20। अभी सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। नीचे जो फिगर दिया गया है उसमें ए बी जो है वो सी डी से पैरेलल है, जिसमें कि हमें पी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डायग्राम बना लेते हैं उसे ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए। ये पैरेलल लाइंस हो गए, हमने ड्रॉ कर लिए। हम यहाँ पे नॉर्मली ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए स्केल यूज नहीं कर रहे। इट्स अ नॉर्मल फिगर। हमने डायग्राम बना लिया, अब इन्हें लेबल कर लेते हैं। 70 P E A C H, ये 47 डिग्री। This is P, which we have to whose value we have to find. Then this is D, R, B, Q, G। ठीक है, यहाँ पे हमने डायग्राम को अच्छे से बना लिया। अभी यहाँ पे 2 P दिए गए होंगे, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये जो P है ये नॉर्मल, इसका नाम लेबल किया गया है। हमें इस P की वैल्यू निकालनी है। अभी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स अगर उनके बारे में देखें तो ये भी 70 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 70 है, तो यहाँ पे भी 70 होगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इसका जो सॉल्यूशन है हम अच्छे से बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो ये भी 70 हो गया। अभी यहाँ पे 47 दिया है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो आर की वैल्यू भी क्या हो गई, 47 हो गई। नेक्स्ट, अभी ये एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे 180 माइनस 70 110, ये 110 हो गया। यहाँ पे नॉर्मली कर देते हैं 110, ठीक है। अभी ये 70 हो गया। नेक्स्ट ये 47, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 47। देन नेक्स्ट, this is 47 vertically opposite angles, this will also be 47. now 180 minus 47 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे भी 180 minus 47 आ जाएगा। यहाँ पे भी 1 minute, is there a mistake maybe? सबसे पहले 180 minus 47 कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा रफ वर्क यहाँ पे कर लेते हैं। 180 डिग्री minus 47, 10, this is 3, this is 7, and 7 minus 4, it's 3, 133 आ रहा है हमारा आंसर। Wait, there is a mistake। पहले दूसरे सॉल्व कर लेते हैं। ये 70 है, तो यहाँ पे भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में ये 70 बन जाएगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ये 70 बन जाएगा। अभी 70, तो यहाँ पे हमने कर लिया है, मतलब इतना सॉल्व कर लिया है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 133 हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 133 हो जाएगी। अभी हमने सबकी वैल्यू निकाल लिया, अभी इसकी वैल्यू निकालनी बाकी है। तो क्या करेंगे, 70 + 47, 70 + 47 plus this is 7, and 7 + 4 117, and when we minus it from 180, 117 minus, this is 10, this is 7, and this will be 0, sorry, this will be 1 only. 7 minus 1 6, and 10 minus 7 is 63. So what we get the answer is that P is 63, and this is also 63, क्योंकि यहाँ पे एक लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा था जिसका जो सम है वो 180 होता है, जिसमें हमने 2 की वैल्यू निकाल ली थी और एक बच गया था। तो यहाँ पे 180 सम बन रहा है, और इस ट्राइंगल का भी सम 180 बन रहा है। तो यहाँ पे हमने डायग्राम से तो समझ लिया है, अब हम इसका आंसर जो है वो वर्ड प्रॉब्लम में लिखेंगे।
तो सबसे पहले इसे वर्ड प्रॉब्लम में लिखना स्टार्ट करते हैं. यस, सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहले इसका क्या नाम है? BQG. यहाँ पे लिखेंगे BQG इज इक्वल टू, देन इसका नाम क्या होगा? PQR ट्रायंगल, PQR तो इज इक्वल टू क्या? सॉरी, वेट, देयर इज अ मिस्टेक. हमें APE लिखना चाहिए था. 1 मिनट, इसका नाम क्या कर देते हैं? इसे कट करेंगे. ट्रायंगल APE इज इक्वल टू, सॉरी दिस इज एंगल, PQR इज इक्वल टू 70 डिग्री. यहाँ पे क्या होगा? VOA यानी कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. देन नेक्स्ट यहाँ पर HRC इज इक्वल टू, इसका नाम देख लेते हैं. 1 मिनट. सो यहाँ पे हमने नॉर्मली लेबल कर दिया इनको. ये हमने किस तरीके से निकाला है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. एंड इतना सब होने के बाद में यहाँ पर हमने वो किया था, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, दिस वन. Here we had to find the value of P. So इतना सब होने के बाद में यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है? मतलब कि मैंने पूरा जो प्रॉब्लम है यानी जो पूरा वर्ड प्रॉब्लम है मैंने वो अच्छे से डिफाइन नहीं किया है. आप उसे अपने एग्ज़ाम में जब आपको आपके टीचर कराएं तो उस हिसाब से कर लीजिएगा. तो यहाँ पे इतना सब हमने समझ लिया. इसके बाद में यहाँ पर अगर हम एक नॉर्मल आंसर लिखें तो सो, ये प्रोसेस आप खुद से कीजिएगा. सो P इज इक्वल टू 63. और इससे पहले की जो हमने थोड़ा बहुत प्रोसेस किया, जैसे कि 180 माइनस 17, 70 प्लस 47, 180 माइनस 47, यानी आपने जिस तरीके से इसको समझा है उसी प्रकार से आपको वर्ड प्रॉब्लम में लिखना है इन एंगल्स को नेम करके. जैसे कि हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से सीखा, देन हमने करेस्पॉन्डिंग एंगल से सीखा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से सीखा. तो हमने पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ किया. अभी हम नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन कर जाते हैं. यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देन 21st क्वेश्चन. प्रेरणा वॉज लिविंग ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ एन अपार्टमेंट. एक अपार्टमेंट है, उसे अपने दिमाग में इमेजिन कीजिएगा. एक अपार्टमेंट है और प्रेरणा उसके फर्स्ट फ्लोर पर रहती है. फर्स्ट फ्लोर को तभी पहुंच सकते हैं, एक सीढ़ी को चढ़ना पड़ता है फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचने के लिए, जिसमें कि 7 स्टेप्स हैं. यानी कि सीढ़ी में 7 स्टेप्स दिए गए हैं जिससे कि फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचा जा सकता है. और प्रेरणा यूजुअली उस सीढ़ी में चढ़ती है क्या तो 1 स्टेप या फिर 2 स्टेप लेकर एक टाइम पे. तो कितने वेज में यहाँ पर प्रेरणा अपने फ्लोर तक रीच कर सकती है? शो ऑल पॉसिबल वेज. ठीक है, हमें ये बोला गया है 7. सबसे पहले लिख लेते हैं 7 स्टेप्स. एक सीढ़ी है जिसमें कि 7 स्टेप्स दिए गए हैं और हमें सारे पॉसिबल वेज दिखाने हैं जिससे कि प्रेरणा अपने फ्लोर तक पहुंच सकती है. तो यहाँ पे अभी हम नॉर्मली वर्ड प्रॉब्लम के हिसाब से लिखना स्टार्ट करेंगे. 7 स्टेप्स है, इतना तो हमने देख लिया. अभी नेक्स्ट हम ये लिखना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, हम लिखेंगे देयर आर, इसे हटा देते हैं, ये हमने बस रखने के लिए लिखा था कि 7 स्टेप्स हैं, इसे इतना हमें दिमाग में रखना है. देयर आर मैनी डिफरेंट वेज बाय which Prerna can climb the 7-step staircase by taking either 1 or 2 steps at a time. ये हमने हमारी स्टेटमेंट लिख दी. क्वेश्चन को लेबल कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 21 है. इतना हमने अपना स्टेटमेंट लिख दिया. अब हम 5 वेज बताएंगे जिससे कि प्रेरणा अपना स्टेयरकेस चढ़ सकती है. यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट्स कर दिए. अभी 1 और 2. सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट कर लेते हैं या फिर 1 से स्टार्ट करते हैं. 1
1, 7 टाइम्स 1 लिखेंगे, 7 टाइम्स हमने 1 लिख दिया, इसे प्लस का साइन बना देते हैं। सो थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ठीक है। 1 + 1 सॉरी +1 दिस इज 1, गलती से मैंने प्लस लिख दिया। तो 1 2 3 4 टाइम्स हमने लिख दिया, 5 6 एंड 7 टाइम्स ही लिख दिया। अभी नेक्स्ट 1 + 2 + 1 + 2, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6 + 1, 2 + 2 + 2, 2 + 2 + 1, then next 2 + 1 + 1 + 1 + 1 and +1, यानी 5 टाइम्स 1 and 2 steps more। देन अगर हम एक और वे की बात करेंगे, नॉर्मल वे, यस, 1 + 1 + 2 + 2, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6 and 6 + 1 7। So these are our 5 different ways through which Prerna can reach her floor using the staircase। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व कर लिया। Then we will solve question number 22। Question number 22, in the given figure find angle PQR, angle PRS and angle PRQ। क्वेश्चन में बोला गया है कि नीचे जो फिगर दिया गया है उसमें से आपको PQR, PRS और PRQ को फाइंड करना है। तो चलिए इसे फाइंड करते हैं। यस, सो मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर दिया है और हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसका भी नाम लिख दिया है। अभी चलिए इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे ये P है, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू निकालने को बोला है? PQR, PQR यानी हमें पहले Q की वैल्यू निकालनी है। PRS यानी यहाँ की वैल्यू निकालनी है। PRQ यहाँ के R की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, P की वैल्यू हमें दी गई है 50, यहाँ पे इसे कुछ लेबल नहीं किया गया है और इसकी वैल्यू 130। सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, सबसे पहले अगर हम PRQ की वैल्यू निकालें तो क्या आ रहा है, PRQ जिसमें कि R की वैल्यू आ रही है 130। अभी 130 यहाँ पे एक लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है। 130 180 माइनस 130 क्या आएगा, 50, ठीक है। सिंपली हमने यहाँ पे निकाल लिया। नेक्स्ट हमें यहाँ की वैल्यू निकालनी है, ये 50 है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ये भी 50 हो जाएगा। अभी ये निकाल लेंगे, 50 + 50 100, ये बन जाएगा 80 डिग्री। तो यहाँ पे हमने इजीली सॉल्व कर लिया, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब इसे लिख लेते हैं, PQR की वैल्यू क्या है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अगर आप बिना प्रोसेस के भी लिखें इनके आंसर्स तो 1 मार्क आपको मिल सकता है, लेकिन आपका हाफ मार्क कर सकता है क्योंकि आपको इसका वर्ड प्रॉब्लम भी बताना होगा। तो PQR की वैल्यू क्या है, PQR की वैल्यू 80 डिग्री है। PRS की वैल्यू क्या है, PRS की वैल्यू 130 है एंड PRQ की वैल्यू क्या है, 50 है। तो इस तरीके से हमने इनकी वैल्यू निकाल ली। अब एक क्वेश्चन और है, उसके बाद में हमारा जो सेक्शन C वो ख़त्म हो जाएगा। सॉरी 2 क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिए गए थे, 2 क्वेश्चंस और हैं, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इट इज़ गिवन दैट OB, लेट मी चेक फर्स्ट आपको दिख रहा है कि नहीं, यस नाउ इट्स क्लियर। इट इज़ गिवन दैट OB इज इक्वल टू OC। क्या बताया गया है, हम फर्स्ट इसे डायग्राम को ही ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो एकदम अच्छे से समझा सकते हैं। 23 नाउ फर्स्ट डायग्राम, आप एग्जाम में बिना स्केल के डायग्राम मत बनाइएगा क्योंकि उसके डायग्राम कट, मतलब आप डायग्राम बिना स्केल के अगर बना रहे हैं इनअप्रोप्रिएट तो उसके मार्क्स कट सकते हैं। A and this is B। Now we have labeled OB is equal to OC, OB is equal to OC and OA is equal to OD। बताया गया है कि OB
ओ सी के बराबर है और ओ ए ओ डी के बराबर है। तो अब हमें ये दिखाना है कि जो ए बी है वो ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है या नहीं। ठीक है, कैसे लिखेंगे? ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये यहाँ से लेकर ये ओ सेंटर पॉइंट, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ये मेरा डायग्राम थोड़ा इनअप्रोप्रिएट बना है, मैंने मेजरमेंट लेके नहीं बनाया, लेकिन जो फिगर है वो एकदम सेम है, यानी ये दोनों ट्राइंगल सेम साइज के, ये कॉन्ग्रुएंट है। ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी। और अब हमें ये दिखाना है कि ए बी जो है वो सी डी से पैरेलल है। तो किस तरीके से लिखेंगे? द अदर पार्ट्स आर, अदर पार्ट्स आर, क्योंकि हमें इन पार्ट्स के बारे में तो बताया गया है। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू, उसी प्रकार से ओ सी डी, एंगल ओ सी डी, एंड नेक्स्ट पार्ट ओ बी ए, दूसरी तरफ से लिखेंगे ओ बी ए इज इक्वल टू ओ डी सी। ठीक है, हमने ये पार्ट्स देख लिए। और ये किस तरीके से निकाले हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी। यहाँ पे लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी। यहाँ पे वैसे बैंक क्वेश्चन पे भी दिया गया था कि गिवन दैट, यहाँ पर क्या बोला गया था? इट इज गिवन दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ डी। ठीक है, हमने अदर पार्ट्स भी निकाल लिए और यहाँ पे हमें पता भी चल रहा है कि ए बी और सी डी पैरेलल है। तो हमें यहाँ पे हमने कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया है कॉन्ग्रुएंसी का, ये लिख लेते हैं। सो ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल सी ओ डी। हमने कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया? एंगल, साइड एंगल, एंड देन एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हमने यहाँ पे हमारा आंसर निकाल लिया। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और बचा है, उसके बाद में हमारी ये वीडियो ओवर हो जाएगी। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इन ए टेस्ट +4 मार्क्स, थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। यस, इन ए टेस्ट +4 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। क्या बोला है? एक टेस्ट है जिसमें कि +4 मार्क्स आपको हर करेक्ट आंसर के लिए मिलते हैं और -2 मार्क्स जो कि नेगेटिव में है आपको हर इनकरेक्ट आंसर के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमें क्या सिचुएशन दी गई है। ए एंड बी यहाँ पे 2 हैं। अनीता आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस इन द टेस्ट। अनीता ने सारे क्वेश्चंस को आंसर किया टेस्ट में। शी स्कोर्ड 40 मार्क्स इवन though 15 of her answers were correct. How many of her answers were incorrect? How many questions are in the test? क्या बोला है? उसने 40 मार्क्स स्कोर किए जबकि उसके 15 क्वेश्चंस सही थे। उसके कितने आंसर्स इनकरेक्ट हुए और कितने क्वेश्चंस थे टेस्ट में, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ए को फाइंड आउट कर लेते हैं। बस अभी ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 5 मिनट में हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि करेक्ट और रॉन्ग आंसर के लिए कितने मिलते हैं। सो लेट्स राइट द प्रोसेस फर्स्ट। तो हमने हमारा मेन स्टेटमेंट लिख दिया, मार्क्स गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर +4 एंड मार्क्स गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर -2। अब हम मेन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने पढ़ लिया था अनीता आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस इन द टेस्ट, शी स्कोर्ड 40 मार्क्स इवन though 15 ऑफ हर आंसर्स वर करेक्ट। तो हमने वो सिचुएशन पढ़ ली थी। अब इसके कितने करेक्ट आंसर्स थे, सबसे पहले ए का सॉल्व कर लेते हैं। कितने करेक्ट आंसर्स थे वो लिख लेते हैं। करेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू 15। अभी क्या बोला है? मार्क्स गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर +4। तो उसने कितने मार्क्स स्कोर किए होंगे करेक्ट आंसर्स के बेसिस पर? 4 करेक्ट आंसर
इज इक्वल टू 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 60। उसने 60 मार्क्स स्कोर कर लिए, जबकि उसका टोटल स्कोर क्या है, 40 है। टोटल स्कोर इज इक्वल टू 40। नाउ marks scored for every incorrect answer. We have to find out marks scored for every incorrect answer. Every incorrect answer is equal to 60 marks उसके करेक्ट आंसर के लिए, और उसका टोटल स्कोर 40 है, तो 60 minus 40 is equal to 20. Now we have to find out number of incorrect answers. Number of incorrect answers is equal to 20 by 2 cut and cut is equal to 10. Then so we will write hence total number of questions in the test is equal to 15 plus 10 is equal to 25. तो हमें हमारे आंसर्स मिल गए। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि उसके कितने आंसर्स इनकरेक्ट हैं और टेस्ट में कितने क्वेश्चंस हैं, तो हमने लिख दिया कितने इनकरेक्ट आंसर्स 10 एंड टेस्ट में कितने क्वेश्चंस हैं 25. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द सिचुएशन बी. Now situation B. Anil scored minus 10 marks even though he had 5 correct answers. How many of his answers were incorrect? Did he leave any questions unanswered? पूछा गया है अनिल ने -10 मार्क्स स्कोर किए जबकि उसके 5 करेक्ट आंसर्स थे. उसके कितने आंसर्स इनकरेक्ट थे और क्या उसने कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड छोड़ा, अनअटेम्प्टेड? तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं. B, situation B. What will we write? Number of correct answers. Number of correct answers हमें क्वेश्चन में बताया गया कि उसके 5 करेक्ट आंसर्स थे, is equal to 5. So marks scored for correct answers. Marks scored for correct answers is equal to 5 into 4 is equal to 20. Now अब उसके टोटल मार्क्स स्कोर्ड, टोटल मार्क्स स्कोर्ड उसने वहाँ पे बताया गया कि -10 उसने स्कोर किया इज इक्वल टू -10. -10 कैसे आएगा 20 में से? 20 minus 30 is equal to -10. Now marks scored for incorrect answers. Scored for incorrect answers is equal to 30. Now next, number of incorrect answers is equal to 30 by 2 is equal to 15. Then next, hence total questions attempted by Anil is equal to 5 plus 15 is equal to 20. यहाँ पे हमने दिया. Then yes, Anil left 25. यहाँ पे 25 क्वेश्चंस टेस्ट में दिए हैं. 25 minus 20 is equal to 5 questions unanswered. तो यहाँ पे हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है.
अभी आगे का पार्ट सेक्शन डी एंड सेक्शन ई वी विल सॉल्व इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा।